जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा चैनल पर। आपके सामने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 29 जनवरी 2011 के हिंदी के प्रश्न पत्र उपस्थित हैं। इसके सभी प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं। इसके अभ्यास से आपको हिंदी व्याकरण की मजबूती हेतु सहायता मिलेगी। तो चलिए समय बिना गंवाए अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या योग आलय होता है। विद्या का अंतिम स्वर आ तथा आलय का प्रथम स्वर आ दोनों मिलकर आ में परिवर्तित होकर विद्यालय शब्द बन जाता है। इसमें स्वर का मेल है, अतः यह स्वर संधि का उदाहरण है। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसका संधि विच्छेद पो योग अन होता है। इसमें पो शब्द के स्वर की मात्रा ओ तथा अन शब्द के स्वर की मात्रा ओ मिलकर अ में परिवर्तित होकर पवन शब्द बन जाता है। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 अनगिनत। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरों, आगणे। बहुवचन नहीं होगा। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, साथ ही यह एक शहर का नाम भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा संसार में अकेली होती है, इसका बहुवचन नहीं होता। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु अविकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अव्यय भी कहलाते हैं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में तृष्णा सही शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। हिंदी में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हों तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। जब किसी सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। विग्रह करने पर योजक चिन्ह और में परिवर्तित हो जाते हैं। शुद्ध शब्द है। चारों विकल्पों में से उज्ज्वल शब्द शुद्ध है। अनुरक्त का विलोम शब्द है।
अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त होता है। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? संस्कृत से आए शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन विकल्पों में शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि तत्सम शब्द हैं। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। कुरूप का मूल शब्द रूप, कुकर्म का कर्म तथा कुचाल का मूल शब्द चाल होता है। इन सब के पूर्व कु उपसर्ग जुड़कर कुरूप, कुकर्म तथा कुचाल शब्द बना है, परंतु कुशल स्वयं एक मूल शब्द है। इसके पूर्व कु उपसर्ग नहीं लगा है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। कठिन, चिन्ह तथा मीन मूल शब्द हैं। पुजारिन का पुल्लिंग रूप पुजारी होता है। पुजारी के अंत में स्त्री प्रत्यय इन जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द पुजारिन बना है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची हो साथ ही वह एक समूह का निर्माण करे, द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा में चौ संख्यावाची पद है एवं यह चार राहों का एक समूह का निर्माण करता है। द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। लंबोदर बहुब्रीहि समास, अंधकूप कर्मधारय तथा शरणागत तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, परंतु नर नारी के मध्य योजक चिन्ह लगा है, अतः यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। नगर में रहने वाला को कहा जाता है शहरी, नागर, नगरवधु, नौकर। शहर में रहने वाला शहरी तथा नगर में रहने वाला नागर कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। लोहा, लकड़ी और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। शिशु शब्द जातिवाचक संज्ञा से परिवर्तित होकर भाववाचक संज्ञा शैशव बना है। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। कर्ता जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन करता है अर्थात जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इस वाक्य में राजा एक उद्देश्य को अर्थात निर्धनों के लिए कंबल देने का कार्य किया। इसमें संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को लगा है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे स्वयं, स्वतः, आप आदि। उपरोक्त वाक्य में वह सर्वनाम के बाद स्वतः का प्रयोग किया गया है,
अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। जब क्रिया एक से अधिक धातुओं के योग से बनकर एक ही क्रिया का कार्य करती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसमें पहली क्रिया प्रधान तथा दूसरी क्रिया विशेषता प्रदान करती है। दिए गए विकल्पों में उपस्थित वाक्य तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो में पढ़ना प्रधान क्रिया है तथा दूसरी क्रिया आया विशेषता प्रदान करती है। अतः इस वाक्य में संयुक्त क्रिया उपलब्ध है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। सरल या साधारण वाक्य वे होते हैं जिसमें एक उद्देश्य अर्थात कर्ता, एक विधेय और एक ही क्रिया उपलब्ध होते हैं। मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार। उपरोक्त वाक्य में मोहन बाजार जाने का कार्य कर रहा है। कार्य का संपादन करने वाला मोहन कर्ता है। अतः इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है क्योंकि कर्ता ही उद्देश्य होता है। निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य उपलब्ध हों मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। दोनों में से किसी एक के अभाव में वाक्य अपूर्ण हो जाता है। चारों विकल्पों में से एक वाक्य मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है में मैंने सुना है यह अपूर्ण वाक्य है। बाद वाले वाक्य को जोड़ने पर इसका अर्थ पूर्ण होता है। अतः यह मिश्रित वाक्य है। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। जब किसी वाक्य के कथन को उद्धृत अर्थात महत्ता देने के समय अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। दिए गए विकल्पों में जो पत्र आया है के बाद अल्प विराम का चिन्ह उचित है तथा उसके बाद कहाँ है प्रश्न है, इसलिए इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग उचित है। शेर को सामने देखकर डैश। यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देखने के बाद किसी के भी मन में भय का भाव उत्पन्न होता है। अतः मेरे प्राण सूख गए इस मुहावरे से उपरोक्त वाक्य पूर्ण होगा अर्थात शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना। दिए गए विकल्पों में आँखों में धूल झोंकना सही मुहावरा है। हाथ न आना
इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। हाथ न आना मुहावरे का अर्थ पकड़ में न आना होता है। सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाना का अभिप्राय अहंकारी हो जाना होगा। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तरों से परिचय हो गया होगा। तो कमेंट और लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर कर उनकी मदद करें। साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।